इस दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले 9.5 साल से जब से बीजेपी की हुकूमत बनी, जब से इस देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद से फ़िरक़ा परस्ती अपने उरूज पर पहुँच चुकी है। तासुबियत की कोई हदें नहीं रही और बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी ने हमारे मुल्क की सियासत से मुस्लिम अक़लियत को गायब करके रख दिया। 306 एमपी बीजेपी के पास हैं, एक भी मुस्लिम लोकसभा का एमपी नहीं है, एक भी मुस्लिम अक़लियत का मिनिस्टर नहीं है। और 9.5 साल में आपने देख लिया कि ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया गया, जिससे मुस्लिम ख़वातीन से नाइंसाफ़ी बढ़ गई। CAA का गैर कानूनी कानून बनाया गया, जो हमारे भारत के आईन और संविधान के खिलाफ था। आप देखते हैं कि UAPA का कानून, उसको और मज़ीद सख्त और गंदा कर दिया गया। आप देखते हैं कि जिस रियासत में बीजेपी इख्तिदार पर है, वहां पर मुल्ज़िमीन हथकड़ियों में हैं, उनको पुलिस अतराफ में है और कातिल आकर उनको गोली मार कर चला जाता है। आपने देखा कि बुर्का और हिजाब इस मुल्क के लिए खतरा बनाने की कोशिश बीजेपी ने की। आपने देखा कि बुलडोजरों के जरिए बीवी के नाम पर घर है तो शौहर को नोटिस देकर घर को तोड़ दिया गया। आप और हमने देखा कि किस तरीके से धर्म संसद मुल्क में हुए और उन धर्म संसदों के जरिए खुली छूट दी गई उन लोगों को, जिसमें धमकियां दी गई, असमत रेजी की धमकी दी गई, कत्लो गारतगिरी की धमकी दी गई। और फिर आप ये भी देखते हैं कि दुकानों को बंद कर दिया गया गोश्त के बीफ बैन के नाम पर। आप ये भी देखते हैं कि त्योहार कहीं पर भी हो, बीजेपी की रियासत में हो या कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार रियासत में हो, 8-8 दिन गोश्त की दुकानों को बंद करके रख दिया जाता। तालीम के मैदान में हमको पीछे छोड़ दिया गया। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप बीजेपी ने कम करके रख दी। मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्कॉलरशिप खत्म होने के दहाने पर आ गई। अब आप, ये माहौल आपके सामने है, आप खुद फैसला कर लो। क्या तेलंगाना में किसी हमारी बेटी को रोका गया हिजाब पहनकर इम्तिहान लिखने से? क्या किसी गोश्त की दुकान को बंद करके रख दिया गया? क्या किसी की मॉब लिंचिंग हुई? क्या किसी को ले जाकर झूठे इल्जामात में जेल में सड़ने के लिए डाल दिया गया? मेरे भाई, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप मुत्तहिद हैं और आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी मताए अजीज बनाकर मजलिस को आपने ताकतवर बनाया। बीजेपी लाख कोशिश कर ले, अमित शाह हैदराबाद को आए हैं, अब मोदी आएंगे। ये जो कोई भी हैदराबाद को पहुंचता है, चाहे राहुल पहुंचे या उनकी बहन पहुंचे, या जो कोई भी हैदराबाद पहुंचता है, उनको लगता है कि हैदराबाद पहुंचते ही पहले गाली असदुद्दीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देना। अमित शाह हैदराबाद को पहुंचे, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले, मजलिस का वजीफा पढ़ना शुरू कर दिए। बीजेपी बोलती है कि तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। बीजेपी झूठ बोलती है। तेलंगाना और आंध्रा में मुस्लिम रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों को रिजर्वेशन मुसलमान की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है
उनकी तालीमी समाजी बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, हिंदुस्तान के आइन की आर्टिकल 15 की बुनियाद पर PS कृष्णन साहब इस मुल्क के मायनाज एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक रिपोर्ट बनाई जो मुसलमानों में बैकवर्ड क्लासेस है उनको दे रहे हैं। बीजेपी क्यों मुखालिफ है? बीजेपी नहीं चाहती कि हमारे गरीब परिवार के खानदान के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, RDO बने, DSP बने, MRO बने, टीचर बने, नर्सेस बने। कुछ नहीं चाहते लोग, ये चाहते हैं कि इनको ले जाकर पीछे फेंक दो। और फिर बीजेपी रिजर्वेशन के साथ साथ बीजेपी का तेलंगाना का सदर ये कहता है अगर मुझे मौका मिला तो मैं बुलडोजरों से घर को तोड़ दूंगा। जनाब किशन रेड्डी साहब, भारत में अभी कानून बाकी है। आप किसी के घर को हाथ भी, बुलडोजर तो दूर की बात, घर की ईंट को भी हाथ लगाने नहीं देंगे हम आपको इंशाअल्लाह। ये बीजेपी का प्रोग्राम। अब कांग्रेस का प्रोग्राम क्या है? आपको मालूम हो गया? आपको मालूम RSS अन्ना कौन है? RSS अन्ना कौन है? नहीं सुनाई दे। RSS अन्ना कौन है? तो RSS अन्ना इसलिए हम उनको खूबसूरत नाम दिए, उन्होंने जो है अपनी जिंदगी का आगाज RSS से शुरू किए। चड्डी पहनकर कई बरसों तक लट फिराए। फिर RSS ने उनको कहा बेटा किशन रेड्डी के साथ ABVP में चला जाओ। ABVP में चले गए। फिर RSS ने कहा बेटा किशन रेड्डी कारवान से 1999 का इलेक्शन लड़ रहा है, तू जरा साथ दे दे। किशन रेड्डी अपनी जिंदगी का पहला इलेक्शन गैर जरूरी मजलिस के खिलाफ लड़े, चारों खाने चित होके हार गए कारवान से। सैयद सज्जाद उनको क्लीन बोल्ड कर दिया, हरा दिए। मैं अपनी आंखों से ये RSS अन्ना को गुड्डी मलकापुर और खिले गोलकुंडा में किशन रेड्डी के लिए काम करते देखा हूं। फिर RSS ने कहा तेलुगु देशम में चला जाओ। तेलुगु देशम में गए तो ऐसा साइकिल पे बैठे कि चंद्रबाबू नायडू साइकिल उठा के आंध्रा को चले गए। तो मोहन भगवत ने कहा अब तुम कांग्रेस में चले जाओ। कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल तेलंगाना का मोहन भगवत के हाथ में है। और इसीलिए ये RSS अन्ना असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पे चले गए। ये असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पर नहीं गए, ये आपके कपड़ों तक पहुंच चुके हैं। जो कोई कुर्ता पैजामा पहनता है RSS अन्ना को उसमें असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। जिस किसी के सर पे टोपी और दाढ़ी है RSS अन्ना को उससे तकलीफ और एलर्जी हो जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को जेल में डाल के मारा, गैस चेंबर में डालकर मारा, तो पहले हिटलर ने यहूदियों के कपड़ों पर हमला किया था। हिटलर ने यहूदियों के कपड़ों पर हमला किया और कहा ये कैसे यहूदी हैं, देखो कैसे कपड़े पहनते। उसके बाद यहूदियों के ऊपर गलत पिक्चरें बनाई गई। फिर तारीख में एक लफ्ज आता है क्रिस्टल नाक मोमेंट। उसके बाद फिर यहूदियों का कत्लेआम हुआ। तो RSS अन्ना हिटलर की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। अब मेरी शेरवानी पर हमला नहीं हो रहा है, यह उन तमाम लोगों के कपड़ों पर हमला हो रहा है जो कुर्ता पैजामा और सर पर टोपी पहनते हैं। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, कल महबूब नगर में हमारे लोगों को हिमाकत करने का बड़ा शौक है। वो वीडियो देखे, आप देखे वीडियो,
इस वास्ते बोलते कि इज्जत से रहना, अपनी इज्जत का फालूदा नहीं करना। अब बड़ा शौक चमचागिरी करने का, ऐसा उससे मिल रहे लेके टोपी पे ना उन्हें निकाल के ढकल दिया। अब वहां से मेरे को फोन करे, 10 मिनट में फोन आया मेरे को, ऐसा कर दिया साहब। मिला मैं इतने दिन से क्या बोल रहा हूं? नहीं आप सही बोले, बहुत खराब आदमी है, हमारी बेइज्जती कर दिया, टोपी निकाल दिया उन्हें। अरे मेला मियाँ, उन्हें सालों चड्डी पहन के लट फिराया, उसको टोपी पसंद नहीं आती। अच्छा और एक बात याद होगा, मोदी भी टोपी नहीं पहने थे, याद है? याद है? वहां भी कोई हिमाकत करा इनको पिराने गया, उन्होंने बोले नहीं, नो टोपी। मेरे भाई, ये इनकी तारीख है, ये इनकी पहचान है। अब कांग्रेस पार्टी मंजलिस पर इल्जाम लगाए राहुल गांधी तकरीर में ये बोले कि मंजलिस पैसे लेती है बीजेपी से, और वो बेचारा वो बाजू हमारा बट्टी विक्रमक का उन्हें तर्जुमा कर रहे, उन्होंने उसके कान में पुकारे मंजलिस पैसे लेती। अरे रगा फट जाएंगे, आराम से बोलो। अब मेरे को मीडिया वाले पूछे, मैं ये जवाब दिया हूं मेरे भाई, मेरे घर में जो तरबियत हुई ना मेरी, हमारे घर में हमारे बाप और मरहूम वालिद ने और मेरी ज़ईफ माँ ने हमेशा हमारी तरबियत ईसार और कुर्बानी पर की। हमेशा हमको ये कहा कि किसी की मदद करो और अल्लाह को हमेशा राजी रखो। पैसों की बुनियाद पर तरबियत मेरी नहीं हुई राहुल गांधी। फर्क होता है तरबियत का घर घर का। तुम्हारे पास शायद पैसों पर तुमको पाला गया होगा, मेरे पास ईसार और कुर्बानी पर पाला गया। मुझे मेरी माँ ये बताती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन भूखे सोते थे, मगर कोई साइल घर पे आता तो उसको खाना खिलाते थे, अगर कोई पैसे पूछने आता तो उसको देते थे। अहले बैत की दास्तानें मैं सुन कर बड़ा हुआ हूं। और राहुल गांधी बोलते हैं असदुद्दीन पैसे लिए। राहुल गांधी, मेरे पास जो दौलत है ना, वो ना तुम्हारे पास है ना कभी आएगी। मेरे पास बहुत बड़ी दौलत है राहुल गांधी। मेरे पास जो दौलत है ना, मैं कमली वाले के गुलामों का गुलाम हूं, वही दौलत मेरे पास है, और उन्हीं का सदका है कि यहां तक मैं आया हूं। तुम कौन सी दौलत की बात कर रहे? यही राहुल गांधी, थोड़ा उनको भूल जाने की बीमारी दिखती मेरे को, जिसको अंग्रेजी में बोलते पॉलिटिकल एमनेजिया। 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी, मैं खड़े होकर पार्लियामेंट में इनका साथ दिया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ये लेफ्ट पार्टीज जो आज इनके साथ हैं, भाग गए थे अडवाणी के पास। मैं साथ दिया था तो बताओ कितने पैसे दिए थे? प्रणब मुखर्जी का सदर जमहूरिया का इलेक्शन, राहुल गांधी आपकी वालदा से जाकर पूछो, उस खातून में बड़ी बुर्दबारी है। उन्होंने और डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि ओवैसी साहब चंचलगुड़ा जेल को जाइए, जगन को समझाइए, आपका दोस्त है। मैंने कहा आपने उसको जेल में डाला, जगन को जेल में डालने वाले ये लोग, और जेल में मिलने मुझे भी जाए। मैं जगन को कन्विंस किया, जगन राजी हुए। बोलो राहुल गांधी कितने पैसे दिए? अब राहुल गांधी, अब और सुनो, तुम अमेठी की सीट हार गए, तुम्हारी दादी की सीट, तुम्हारे वालिद की सीट, तुम्हारे पूर्वजों की सीट, तुमने स्मृति ईरानी से कितने में डील की थी? बताओ, भोलकपुर की आवाम जानना चाहती है।